नैरेटिव जो एक ये चल रहा है कि दलित सीजेआई थे, क्या आपको लगता है कि दलित होने के कारण फेंका गया या और भी पहलू है? जिस देश में बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हो, उस देश में आप इस देश के मतलब मुख्य न्यायाधीश मुसलमान क्यों नहीं बोलता है? वो इसलिए नहीं बोलता है कि जैसे ही वो किसी बात का विरोध करेगा इस देश में दंगा हो जाएगा। कि दलितों की जो चुप्पी है इस वक्त ना, वो बहुत कुछ कह रही है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, वो समय पे चोट मारता है। जेल की कोठरी में थे, बाहर आए आजम खान। दर्द है। दर्द है। एक दो बातें समझो उनकी कि मेरी पत्नी ईद पे घर बैठी हुई थी, कोई देखने नहीं आया। मैं जेल में था, कोई मिलने नहीं आया। अखिलेश आएंगे तो मेरा परिवार का कोई आदमी नहीं मिलेगा, ना मेरा बेटा ना मेरी पत्नी। 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में हो रही है। बहुत सारी पार्टियों ने हाथ खींचा गया है, हाँ, सबकी तरफ से खींचा गया है। कांग्रेस का, आरजेडी का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, सबने खींचा है। मुसलमान ने फिर भी बुरा नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, हम तो आपके साथ हैं ही हैं। देखो ना यार, उमर खालिद 5 साल हो गए जेल में पड़ा हुआ, बिना ट्रायल के। क्यों? क्योंकि मुसलमान है इसलिए। वानतारा में कैसे उनको रखा गया है जानवरों को, उसकी रिपोर्ट हफ्ते 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाती है। जानवरों की रिपोर्ट, ये तो इंसान है। सिरप पी के बच्चे मर गए, कौन दोषी है? पता ही नहीं। राहुल गांधी की सेनेटरी पैड पे एक फोटो छाप दी गई थी, अफेयर नहीं हुई। जो राहुल गांधी को लेके नहीं हुई तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कभी सबको लेके हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि राम भरोसे बीजेपी नहीं है, लेकिन एक्शंस के हिसाब से तो राम भरोसे बीजेपी रहती ही है। नहीं, वो राजनीतिक रूप से रहती। तो बिहार के चुनाव की तारीख 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर। चाचा नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे इस बार। ये मेरा अगला सवाल था, आप जवाब दे दिए क्या? दलितों में हुंकार भी भरा है। भारी भीड़ मायावती संबोधन करने आई जब, तो मायावती का स्टेज पर आना और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेना, बीजेपी के खिलाफ तारीफ कर दी, तारीफ भी की है। तो खतरा किसको महसूस हो रहा होगा? नमस्कार दोस्तों, देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हैं। आदेश जी, स्वागत आपका। थैंक यू नीरज। राजनीति जो है वो बड़ा प्रत्याशित खेल है। आप जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद एक झटके में टूट सकती है, और जिसकी आपने कभी भी उम्मीद ना की हो वो उम्मीद हो सकता है एकदम से पूरी हो जाए, एक झटके में पूरी हो जाए। आप कोई भी अनुमान लगाएं, वो अनुमान बिखर सकता है, वो अनुमान जुड़ सकता है। संविधान का जो मसला था वो 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बहुत बड़ा मसला बना, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ संविधान के उस मसले पर, जब ये नैरेटिव लोगों के बीच में गया कि संविधान खतरे में है। लगातार बयान आ रहे थे बीजेपी के नेताओं को कि पावर मिला तो संविधान को बदल देंगे। उसके बाद उस नैरेटिव ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सीजेआई के ऊपर जूता चला है। जूता जिस वकील ने फेंका, उसके जो बयान आ रहे हैं वो मनुवादी सोच का प्रदर्शन मुजाहिरा कर रहे हैं। तो क्या ये वो एक झटका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती ने एक विशाल रैली को संबोधित किया है। मायावती जो लगातार कहा जा रहा था चुप हैं, साइलेंट हैं, उनकी रैली हुई और भारी भीड़ उनकी रैली में उमड़ी। तो जिस मायावती को या जिस बसपा को लोग कह रहे थे शायद राजनीतिक रूप से अब उतनी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हो, क्या ये वो एक झटका है जो दोबारा से सोचने पर सबको मजबूर करेगा? एक झटका हरियाणा से भी है, जहां पर जाट बहुलता रही, लेकिन मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक दलित आईपीएस सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का हवाला देता है। बातचीत हम लोग करेंगे कल्याणकारी योजनाएं बनाम रेवड़ी कल्चर पर भी, कि रेवड़ियां हैं या फिर कल्याणकारी योजनाएं हैं, और अगर रेवड़ियां बांटने से फायदा होता है तो साउथ में इसका इम्पैक्ट कम क्यों होता है, नॉर्थ में ज़्यादा क्यों होता है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम पहलुओं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आदेश जी के साथ। आदेश जी, पहला सवाल सीजेआई के ऊपर जो हमला हुआ है जूते से, उसी को लेकर मैं करता हूँ। एक तो इसमें जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी ही है, इन्फॉर्म आप करेंगे भी। नैरेटिव जो एक ये चल रहा है कि दलित सीजेआई थे और उनके ऊपर ये जूता फेंका गया। क्या आपको लगता है कि दलित होने के कारण फेंका गया या और भी पहलू हैं, या दलित होने के कारण फेंका गया ये कहना सामान्यीकरण है? नहीं, उनका एक स्टेटमेंट आया था पहले कि जाओ अपने भगवान से जो लेना है वो ले लो। तो जाहिर है सीजीआई हैं, इस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने गुस्से में ये बात कही हो, किसी को समझाने के लिए कही हो, कोई और तर्क हो
क्योंकि किस संदर्भ में कही गई उस बात को लेकर क्लियरिटी नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग थी वो, कहाँ कोर्ट की खजुराहो proceeding थी टेम्पल और चल रहा था। उन्होंने अपने जवाब में जी। तलख आवाज में कहा या मजाक में कहा या समझाते हुए कहा या डांटते हुए कहा, उस बात को लेकर मेरे मन में कोई क्लियरिटी नहीं है। उस स्टेटमेंट के बाद ये पूरा झगड़ा शुरू होता है। उनके खिलाफ कुछ पॉडकास्ट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनको कोसा जाता है कि आप ऐसे कैसे हिंदुओं का अपमान कर सकते हो, जितने इस देश का एक जो सेंटीमेंट है कि हिंदू बहुल ये देश होना चाहिए। उसके बाद से सब चीज़ें शुरू होती हैं और उसमें फिर जूता फेंका जाता है उनके ऊपर। और कुछ ऐसे पॉडकास्ट हुए जिसमें उनको गाली दी गई, माँ बहन की गाली दी गई, मैंने खुद सुना है। मैं ये सोच रहा था नीरज जी कि जिस देश में बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हो, उस देश में आप इस देश के मतलब मुख्य न्यायाधीश को, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अगड़ा है, पिछड़ा है, ओबीसी हैं, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कैमरे पे बैठ के गाली कैसे दे सकते हो? ठीक बात है। आपके अंदर पहली बात तो होती है, एक होता है कि आप किसी का सम्मान करते हैं, एक शिष्टाचार भी होता है कि आप इस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो किसी भी जाति कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और आपके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी कोई डर नहीं है। ठीक है, गवई साहब जो हैं वो दिल बड़ा करके कह रहे हैं कि नहीं मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, वो सब बातें ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी भारतीय के मन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने किसी जाति को या किसी धर्म को या किसी समुदाय को हर्ट करने के लिए नहीं कहा होगा जी, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे पेश कर दिया गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जहां आजकल पूरी जहर की खेती चल रही है, कि जैसे इन्होंने सिर्फ हिंदुओं का अपमान करने के लिए ही ये स्टेटमेंट दिया है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, क्या इस देश का दलित हिंदू नहीं है क्या? है ना, वो सबसे वाजिब सवाल है। हाँ। इनको ना जितने लोग अभी ये जो राइट विंगर ट्रोल्स बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मुसलमान की तर्ज पे दलित पर अटैक कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि दलित भी उतना ही हिंदू है जितना इस देश का ब्राह्मण है, जितना इस देश का ओबीसी है, जितना इस देश का अगड़ा है, पिछड़ा है, जितने भी लोग हैं वो भी उतना ही हिंदू है। और अगर इनको याद नहीं है, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में इस देश के दलित ने भी हिंदू बन के भाजपा को वोट दिया है जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं ज़रूर कहूँगा कि संविधान के मुद्दे ने इस देश के दलितों को ये लगा कि 400 सीट इसलिए मांगी जा रही हैं कि ये संविधान चेंज कर देंगे, और उस बात को विपक्ष ने एक अच्छे तरीके से जनता में पहुंचाया और इस देश के दलितों ने बीजेपी को 240 पे लाके खड़ा कर दिया जी। ये तो अभी तक की कहानी है। जिस हिसाब से ये सोच रहे हैं कि मुसलमान को 1 मिनट में कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मुसलमान क्यों नहीं बोलता है? वो इसलिए नहीं बोलता है कि जैसे ही वो किसी बात का विरोध करेगा इस देश में दंगा हो जाएगा। राइट, 1 मिनट लगेगी तो वो चुप रहता है। ठीक है, वो जो भी करता है अपनी वोट से करता है, मतलब वो कुछ कहता नहीं है, लगभग खामोश हो चुका है। खामोश हो चुका है। जितना इस देश का मुसलमान दबा हुआ है आज की डेट में, उसको आप डर कह लीजिए, उसको आप देश में, आपको याद होगा हमने चर्चा की थी जब पहलगाम की घटना हुई जी, और उन्होंने कहा कि धर्म देख के धर्म पूछा जाती नहीं। ठीक है, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि इस देश का जो फैब्रिक है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि 1 मिनट लगेगी दंगा भड़काने में। और सर डीपर मीनिंग उसका ये भी हो सकता है, धर्म पूछा जाति नहीं, क्योंकि जाति की बात को लेकर राहुल गांधी या विपक्ष जो है वो चल रहा था। नहीं, मैं वो नहीं मानूंगा अभी, क्योंकि वो आतंकवादी थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी थे। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको अगर मैं डिकोड करूँ, वो ये थी कि आप इस देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान उन्माद फैला दो और यहाँ पे दंगा हो जाए। लेकिन दोनों तरफ के लोगों ने, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी, बहुत सोच समझ के सबको देखा परखा, उसके बाद सब ने शांति की अपील की, सब इकट्ठे हुए और एक बार फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि ये देश ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग रहते हैं, सालों से रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। यार एक इतनी बड़ी संख्या है, उसको आप बाहर थोड़ी निकाल सकते हो, वो इस देश का हिस्सा है। और तभी तो लोग ये देश लोकतांत्रिक है। और मैं हमेशा कहता हूँ जिस दिन इस देश में मुसलमान नहीं रहे उस दिन बीजेपी क्या होगा? ठीक बात है, उसकी पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी? तो इस तरीके से ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना, आप ये समझ लो जिस हिसाब से ये गवई साहब पे जूता फेंका गया, उधर हरियाणा में आपने देखा आईपीएस पूरन कुमार जी। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है वो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी
उनके घर जाते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने, क्योंकि जब उनकी आत्महत्या हुई तो उनकी पत्नी जो IAS हैं वो नायब सिंह सैनी के साथ जापान के टूर पे थी। तो वो लोग वापस आए और जहाँ पूरन सिंह जी की तस्वीर रखी हुई है, पूरन कुमार जी की, जहाँ उन पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लोग, उसकी उनके बिल्कुल साथ में तस्वीर रखी बाबा साहब की। अगर बीजेपी को या इस देश के राजनीतिक जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको इस मैसेज का इसके जो संकेत हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप राजनीतिक रूप से बहुत नादान बन रहे हो। आप सोचो इसको कि वो दुनिया में नहीं है वो आप नायब सिंह सैनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ में फोटो बाबा साहब की है। तस्वीरें बहुत बोलती हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी आई है जो बहुत बोल रही है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है इस चर्चा को थोड़ा और हमें बढ़ाना चाहिए। दारा फारूकी एक फिल्म मेकर हैं और अच्छे कमेंटेटर हैं पॉलिटिकल, उनसे एक बार बातचीत हो रही थी। वो कहते थे कि जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, वो बीजेपी के लिए वैसा ही है जैसे रावण के नाभि वाला जो अमृत था। उससे वो खाद बीज पाती है, उससे वो फलती फूलती है, लेकिन उसका जो मुख्य मकसद है वो दरअसल मनुवादी विचारधारा को थोपना, मनुवादी जो सिद्धांत है उसको थोपना है, जिसमें अंतिम नुकसान जो है वो दलितों का होगा, पिछड़ी जातियों का होगा। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये एक लंबी बहस है। मनुवाद, मनुस्मृति को लेके और संविधान को लेके लंबी बहस चलती आ रही है और आजकल ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि पिछले जो चुनाव है वो इसके ऊपर काफ़ी हुआ है। और अब बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को इस बात से सीख लेनी चाहिए थी कि भाई बिहार चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से गवई साहब के ऊपर अटैक हो रहा है, जिस तरीके से उनको गाली गलौज किया जा रहा है, जिस तरीके से पूरन कुमार जी का आत्महत्या कर ली और उसमें उनकी पत्नी ने ये कहा है कि DGP के ऊपर FIR करो जी, SP रोहतक के ऊपर FIR करो, ठीक है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टॉप क्लास ऑफिसर्स ऑफिसर्स हैं DG। और पता क्या होता है, ये ऐसी गुत्थी सुलझती नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि आप बड़ी मुश्किल से बचे थे। अगर 20 सीट और घट जाती लोकसभा चुनाव में तो आप सत्ता में नहीं होते और आप फिर वही गलती कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने सरेआम गाली दी CGI को, उसको आपने थाने बुलाया, नोएडा पुलिस ने, और उसको एक छोड़ दिया। और जब उसको छोड़ा गया तो साथ में उसके बीजेपी के प्रवक्ता थे। हाँ, वो वहाँ पे थे, उनको बुलाया गया या अपने काम से थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि जिस हिसाब से आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, कल ऐसा ना हो कि जो आज इस देश का दलित है वो फिर से चुप हो गया है और जो आपको ये चोट बिहार में लग जाए। आज की डेट में NDA को एज है बिहार में, लेकिन अगर बाबा साहब की चोट एक बार फिर लग गई वहाँ पे ना, उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, दलित और महादलित राइट एक तो वैसे बटा हुआ है जी बिहार की राजनीति में। तो मैं वापस आपके सवाल पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको जाऊँगा पॉलिटिकल ग्रुप में तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इनका अगर जाति में, धर्म में लोग ना बटें तो बीजेपी को राजनीतिक रूप से फायदा नहीं होता है, सबको पता है ये बात। और इसीलिए जो इनकी राजनीति है, कहते हैं कि 80-20 की है। कपड़े से पहचान लेते हैं, टोपी से पहचान लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक कर दिया। उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हिंदू मुसलमान छुपा हुआ है। ठीक बात है। निशान लगा के बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं मुसलमानों के। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये न्याय नहीं है जी, बट सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन अब जो मसला है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो दलितों का मसला है, आप ये भी उतने ही हिंदू हैं जितने आप हिंदू, वो इस बात को मत बोलना बस। मैं इसको इतना ही समझ पा रहा हूँ। और वो एक चोट आपको मार चुके हैं, जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ती जा रही है ना, और जो उनकी चुप्पी है, मैंने कुछ लिखा था सुबह इसी बात को लेके कि दलितों की जो चुप्पी है इस वक्त ना, वो बहुत कुछ कह रही है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, वो समय पे चोट मारता है, उसे पता है कि कब बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, वो जानता है। ये हम लोगों ने एक और बात की थी मीडिया के बारे में, जब बातचीत थी, या मायावती के बारे में बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा मत दबा दो कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, एक तो ये, और इतना ज़्यादा मत दबा दो कि वैसे तो ना बोलें लेकिन पता पड़ जाए कि चोट कब करना है और कैसे करना है। तो शायद वही कभी ना कभी गुस्सा फूट जाएगा।
अच्छा, दलितों की खामोशी की बात हो रही है, दलितों की चुप्पी की बात हो रही है, दलितों ने हुंकार भी भरा है और लखनऊ में वो हुंकार हम सब ने देखा तस्वीरों के माध्यम से। भारी भीड़ मायावती संबोधन करने आई जब भाषण दे रही थी कांशीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर, और ज़बरदस्त भीड़ थी। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो किसको खतरा महसूस होना चाहिए, और मायावती का जो भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि एसपी जो है समाजवादी पार्टी वो डबल फेस्ड है, इनको जब फायदा चाहिए होता है तभी दलित याद आता है। तो मायावती का स्टेज पर आना और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेना, बीजेपी के खिलाफ बोला तो सही लेकिन उतनी दमदारी से नहीं बोला, लगभग समर्थन ही किया, तारीफ कर दी, तारीफ भी की है और साथ साथ खिलाफ भी बोला है। तो खतरा किसको महसूस हो रहा होगा? अखिलेश चिंता में होंगे? नहीं, क्यों होंगे? अखिलेश तो खुश होंगे आज। कैसे? इस देश का दलित ने जो 2024 में किया था, इंडिया गठबंधन को वोट दिया, आज 37 सीटें हैं अखिलेश के पास लोकसभा में, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? दलितों का। यादव का, मुसलमान का तो है ही है, ओबीसी का भी है, अदर देन यादव, दलितों का भी है। तो अखिलेश को तो खुश होना चाहिए। दलित ये देखेगा कि कौन हरा रहा है बीजेपी को, वो भी उस टेंडेंसी में आ गया है। मुस्लिम, या मैं ये कहूँ कि बीजेपी उसको ले आई है, मतलब आपने उसको हिंदू से दलित में कन्वर्ट कर दिया है आपकी नीतियों ने, ठीक है। दूसरा, मैं समझ ये नहीं पाया कि बहन जी को 8 साल का योगी राज, 8 साल से योगी जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, उसमें उनको कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। उनकी वो तारीफ करती हैं, और जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनकी वो बुराई करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो उधर शिफ्ट हुआ है लोकसभा चुनाव में। और बहन जी ने कुछ सीखा नहीं कि क्यों आपके सांसद नहीं जीत पा रहे हैं, क्यों लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं, क्यों आपके बहुजन के लोग जो हैं, जो आपका पूरा प्योर वोट बैंक था, जितनी वहाँ भीड़ आई रैली में, ये आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, आपको इतना दबा दिया गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाजपा ने रैली कराई है बहन जी की, यहाँ तक बातें हो रही हैं। मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके बताया, मैंने पूछा मगर भाई क्या हो रहा है, बताओ सही। तो बोला कि दिख ऐसा रहा कि जैसे बीजेपी के कहने पे रैली की है। तो मायावती जी सीखना नहीं चाहती, या उनकी कुछ और मजबूरियां हैं जो कि हो सकती हैं, ज़्यादातर संभव, कुछ भी संभव राजनीति में, और उन मजबूरियों का डर है, और या उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। अध्यक्ष जी, जब आप कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो क्या ये संभव नहीं हो सकता कि मायावती जिस एग्रेशन के साथ आज भाषण दे रही थी और जो भीड़ उनके साथ दिखी, चाहे वो भाजपा की भीड़ हो, चाहे वो हो सकता है पैसे वैसे दे के लाई गई, नहीं, वो प्योर मायावती की भीड़ है, प्योर मायावती। हाँ, उसमें वो पैसे वाली भीड़ नहीं है। अगर वो वोट कन्वर्ट हो जाता है, संभव तो ये भी है, तब तो जो ये पीडीए का नारा लेकर अखिलेश चल रहे हैं, इस पे डेंट पड़ सकता है। नहीं, अगर मैं तो फिर ये है कि अगर मेरी बुआ की मूंछ होती, मेरा चाचा होता है ना, तो जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा नहीं अच्छे से, आपने मैसेज नहीं दिया कि मैं साथ खड़ी हूँ इंडिया गठबंधन के। देखो, इस देश में आज की डेट में 2 वोट हैं, एक मोदी के पक्ष, एक मोदी के साथ है, एक विपक्ष के साथ है, तीसरा वोट नहीं है। इसीलिए गठबंधन बनाया गया था, इंडिया गठबंधन। बहन जी उसमें आई नहीं, और ना उनके साथ, तो लोगों ने वोट नहीं दिया। अब अगर उनको ये लगता है कि वो 8 साल की योगी सरकार अच्छी है, तो फिर आपकी जरूरत कहाँ है? फिर तो अखिलेश है और योगी जी है, ये दोनों हैं ही। आप तो खुद ही विड्रॉ कर रही हैं अपने आप को भैया। तो उन्होंने संकेत दिया है बीजेपी के कहने पे कि हाँ मैंने विड्रॉ कर लिया, मैं सरेंडर हूँ भाई साहब, कोई बात नहीं, मेरी तरफ मत देखो आप। जब 8 साल की योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो जो बीजेपी की सरकार है, लोग उनको वोट देंगे ना, बहुजन के लोग। ठीक की बात है भैया। तो वो ये कह रही है कि सरकार अच्छी है, और जो दलित वोट बैंक है, जो मेरा वोट बैंक है, तुम बीजेपी को वोट दो। एक तो उसका मतलब ये है, और दूसरा मतलब ये है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, आप घर बैठो, अखिलेश अपने आप देख लेगा। फिर आपकी जरूरत क्या है आपकी? इससे पहले तो सरकार अखिलेश की थी। इनसे पहले आपने दोनों तरफ से विड्रॉ कर लिया खुद को। एक तरफ सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर जनता आपको क्यों वोट दे? जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो कंटिन्यू रखेगी भाई। या तो आप अपने लोगों को कह रही हैं, जो आपका वोट बैंक है, आप उसको कह रही हैं कि योगी जी अच्छा काम कर, आप इसको वोट दे दो, अखिलेश को मत दो। और दूसरा ये है कि भाई अच्छा काम कर रही है, फिर अखिलेश और योगी जी लड़ लेंगे आपस में, आप घर बैठ जाओ। काशीराम जी की पुण्यतिथि पे कुछ तो ढंग का कर लेते हैं।
इतनी भारी उनकी- भीड़ उनकी- अर्जित कर ली। भीड़ से कुछ नहीं होता, उनकी आत्मा रो रही होगी आज। जिस बात को लेके वो चले थे बॉम्ब सेफ एंड ऑल, वो तो आज लखनऊ की गलियों में धूमिल हो गई। बड़ा शायराना हो रहे हैं आज सर। मायावती की बात करते करते मुझे याद आ जाते हैं एक शायर मिजाज नेता जिनका कद बहुत बड़ा है, जेल की कोठरी में थे, बाहर आए, आजम खान। ये भी समाजवादी बोलते पार्टी बहुत के अच्छा थे। है। बोलते बड़ा शानदार। उनके जो उर्दू के शब्द होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे उनके, लेकिन इंटरव्यूज में वो पकड़ते दिखे हैं, कोई उनको नहीं पकड़ पा रहा है। मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं। जब राजनीति की दर्द है, दर्द है, राजनीतिक दर्द बहुत गहरा है। हम्म, उसमें एक दो बातें समझो उनकी कि मेरी पत्नी ईद पे घर बैठी हुई थी, कोई देखने नहीं आया। हम्म, मैं जेल में था, कोई मिलने नहीं आया। और अखिलेश आएंगे तो मेरा परिवार का कोई आदमी नहीं मिलेगा, ना मेरा बेटा ना मेरी पत्नी। वो मुझसे मिलने आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा। और वही किया उन्होंने। और अखिलेश को ये कहना पड़ा कि मैं जेल में नहीं जा पाया। देखो है प्रॉब्लम क्या है, राजनीति में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी अखिलेश के पास गई तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जी, सोनिया गांधी की कांग्रेस राहुल गांधी के पास आई तो हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लालू की आरजेडी तेजस्वी के पास आ रही है तो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं ना जी, थोड़ा सा उनकी ईगो कहूँ या सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो वो बहुत बड़ी होती है, और फिर ये जो नए लड़के हैं जो आज राजनीति में हैं, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी और आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, इनका अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का। और इनके जो मायावती का माफ़ करना, जो उनका अपना ममता बनर्जी का स्टाइल है वो अलग है, सोनिया गांधी का स्टाइल है वो अलग है, मुलायम सिंह जी का अलग था, लालू का। अब जैसे कल बिहार को लेके कांग्रेस की सीसी की बैठक हो रही थी, तो सोनिया गांधी जुड़ी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, राहुल गांधी भी उसी से जुड़े हुए थे। तो सीट वाइज बात चल रही थी। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, जो वट एवर कमेटी विल डिसाइड आई विल गो विद दैट। तो जब सीट वाइज चर्चा हो रही थी, सोनिया गांधी ने 3 सीटों पे रोका, कहा कि नहीं नहीं, ये पुराना कांग्रेस का परिवार है, इनको एडजस्ट करना है। फिर दूसरे वाले के बारे में बात करी। तो उस लेडी की क्या नॉलेज है कि वो बिहार की क्या कनेक्टिविटी है कि वो बिहार की सीटों के बारे में बात हो रही है, एंड शी नोज कि ये कांग्रेस का पुराना परिवार है, हमें इसको एडजस्ट करना है। 3 सीटों पे उन्होंने अपनी डिटेल अपनी बात रखी। वहाँ पे ना, मतलब गांधी या खड़गे साहब अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने फरमान सुना दिया, थोपा नहीं जाता, लेकिन अब उनकी बात रखना ही कमेटी के लिए ये होता है कि नहीं नहीं, मैडम ने इंटरव्यू कर दिया, अब कुछ नहीं। तो राहुल गांधी चुपचाप बैठे रहे। सोनिया गांधी 3 सीटों पे बोली और बड़ा इन डेप्थ बोली। क्या उनकी पकड़ है, क्या उनकी समझ है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो अब वापस आते हैं आजम खां पे। हम कहाँ चले गए, लखनऊ से। नहीं, मामला तो यही है ना, हम लोग ट्रेवल करते हैं, ये लोगों को भी पता है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। तो आजम खां साहब की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आज मैं उसको ईगो नहीं कहूँगा, क्योंकि आज वो दर्द में है जी। और उतने इंटरव्यूज़ दिए, उसके बावजूद अखिलेश यादव गए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जाने के बाद इनका दर्द थोड़ा कम होगा। राजनीति में क्या होता है, राजनीति में ना एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ कोई मेरा अपना है। ठीक बात। अखिलेश ने कहा ना कि हमारी धड़कन नहीं है जी, दरख्त। हाँ। क्यों कहा? इतने इंटरव्यूज में इतना कुछ कहा उन्होंने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अखिलेश के बारे में, उसके बावजूद वो गए। तो मैं कहूँगा कि अच्छा मूव था, एक अच्छा गेस्चर था कि हाँ ठीक है, अब आप नहीं गए जेल में, आपको डर था कि आपको हिंदू वोट नहीं देगा, मुसलमान तो हमारे साथ है ही है। अखिलेश के ना जाने का कारण भी राजनीति ही थी, और जाने का कारण राजनीति नहीं है, राजनीति ही है। आप देखो ना, पिछले कुछ टाइम से जिस हिसाब से, जब से 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में हो रही है, बहुत सारी पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा अपने आप को विड्रॉ किया मुसलमानों से। जी, ये कड़वा सच है। हाथ खींचा गया है, हाँ, और सबकी तरफ से खींचा गया है। कांग्रेस का, आरजेडी का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, सब ने खींचा है। और मुसलमान ने फिर भी बुरा नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, हम तो आपके साथ नहीं हैं, आप बाकी देखो क्या हो सकता है। राजनीति में इससे ज़्यादा समझदार आदमी कौन होगा? और
तो ये कम्युनिटी तो समझदार दिखती है। नहीं, कम्युनिटी कई सारी समझदार है, ऐसा नहीं है। जाट वोटर बहुत समझदार है, दलित वोटर बहुत समझदार है, और यादव तो समझदार है ही है, वो तो दाएं बाएं झांकता ही नहीं है। वैसे तो कम्युनिटी सारी ही समझदार है, समझदार अपना वोटर हैं। लेकिन इन पिछले 11 सालों में खास तौर पर मुसलमान वोट की मैं कहूँगा कि उसने बड़ा समझदारी का परिचय दिया। हमने इसी शो में चर्चा की भी है प्रीवियस एपिसोड्स में कि इस देश में लोकतंत्र जितना मजबूत फिलहाल दिख रहा है और अगर चल रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह मुसलमान है। है, मानता हूँ मैं। उन्होंने बरकरार रखा है। दर्द की बात आपने देखो ना यार, उमर खालिद 5 साल हो गए जेल में पड़ा हुआ है बिना ट्रायल के। क्यों? क्योंकि मुसलमान है इसलिए। वानतारा में कैसे उनको रखा गया है जानवरों को, उसकी रिपोर्ट हफ्ते 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाती है। राइट। जानवरों की रिपोर्ट, ये तो इंसान है। सिरप पी के बच्चे मर गए, ठीक है, कौन दोषी है? पता ही नहीं। अमेरिका में अगर 5 कुत्ते मर जाए ना दवाई पी के, राइट, जिसने वो दवाई बनाई होगी उस फैक्ट्री पे ताला लेके आएंगे इतना बड़ा, वो लगाएंगे और वो कभी खुल नहीं पाएगी। और जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट होगा, मिनिस्ट्री होगी, उसकी बैंड बज जाएगी। और यहाँ बच्चे मरने 40-40, पता ही नहीं। मोहन यादव जी कह रहे हैं छोड़ो इसे, गोन केस ना हो, उसके बारे में बात क्या करनी है, कल की बात मत करो। हाँ बताओ, कितने इनसेंसिटिव है हम लोग, संवेदनहीनता। मतलब हमारे लिए इंसान की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को बैन कर दो, इनको हटा दो, शेल्टर में भेज दो, है। इतना दबाव पड़ गया कि वो उनको फैसला वापस लेना पड़ा अपने सुप्रीम कोर्ट को। और यहाँ 40-40 बच्चे मर रहे हैं सिर्फ पी के, और आप एक डॉक्टर को अरेस्ट कर रहे हो जिसने प्रेस्क्राइब किया था। जड़ तक कोई चोटी नहीं कर रहा है, शाखाओं को काटने में लगा हुआ है। जड़ की बात कोई करता नहीं है दरअसल, आइडियोलॉजी। मैं हैरान हूँ इन बातों से। लोग कहते हैं कि आप तो विदेश जाते हो या विदेश भाग रहे हो, हालांकि मैं बड़ा खिलाफ हूँ उस चीज़ के। वहाँ पे इंसान की जान की वैल्यू है। यहाँ तो 40 लोग मर गए, वहाँ अगर 5 कुत्ते ही मर जाए ना सिरप पी के, तो भी असर पड़ता। असर नहीं पड़ता, दुकान बंद कर देते, दुकान बंद परमानेंटली कर देते। यहाँ कुछ भी नहीं होगा। कोई कनेक्शन मिलेगा, वो सिरप की फैक्ट्री होगी किसी की, जिसकी भी दवाई की फैक्ट्री होगी, पीछे से किसी पॉलिटिशियन का बैकअप होगा, ठीक है, उसी का पैसे लगे होंगे, कुछ भी नहीं होगा। 5 दिन बाद सब भूल जाएंगे। डिग्निटी ऑफ लाइफ का मसला है, और शायद यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लाइफ कोई समझता नहीं है। जीवन के प्रति उतना सम्मान जो है दिखता नहीं है। खास लोगों का है, आम लोगों का नहीं है। आम लोगों की तादाद ज्यादा है। आम लोग तो इसलिए पैदा हुए हैं कि आधार कार्ड बनवाओ, पैन कार्ड बनवाओ, ठीक है, टैक्स पे करो, 5 किलो राशन लो, 5 किलो राशन लो, सरकार से सवाल मत पूछो, हमारे पे डिपेंड रहो, ठीक है। और हर उसमें तुम हर योजनाओं में उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर देंगे 450 रुपीज़ का, 5 किलो राशन देंगे, लाडली बहन योजना है, लाड़की बहन योजना है, ठीक है, और बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, तुमको सुनाता हूँ आज। हाँ सुनाइए प्लीज। और इसके साथ मैं इस पे काफी मंथन करता रहता हूँ आजकल। और जब आप लिस्ट निकाल रहे हैं, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं। एक सवाल मेरा है कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की बात भी हम लोग करते हैं, कल्याणकारी राज्य जो होना चाहिए, तो राज्य गारंटी करे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सब लोगों को मिलेगा और समुचित मिलेगा। डिग्निटी ऑफ लाइफ का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाले एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रेवड़ियाँ बन जाती हैं और रेवड़ियाँ बंटने लगती हैं। तो इसका जो डिफरेंस है ना, उस पर भी थोड़ी सी आप। कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ियाँ निगल गई हैं और डकार नहीं मार रही है निगलने के बाद। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र सरकार। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के खाते में 1500 रुपये देंगे, अगर मैं सही हूँ तो। नहीं, 2100 रुपये, 1500 पहले थे, 2100 कर दिए, बढ़ा दिए 600 रुपये। फिर कहा कि इस महिलाओं की लिस्ट में से हमें छांटना पड़ेगा कि कुछ फेक भी हैं, वो भी कर दिया। उसके बावजूद छगन भुजबल का स्टेटमेंट आता है, कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी हम बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट करना पड़ रहा है। इसके कारण पीडब्ल्यूडी में और सड़कों में, फ्लाईओवर्स में जितने भी बाकी योजनाएं हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ठप पड़ी हैं। अब फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार ये तो गजब हो रखा है। अब आप देखो, अब मैं बात करता हूँ केंद्र सरकार की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, मुफ्त राशन की योजना है जो 2020 में शुरू हुई थी, शायद कोरोना काल में। सालाना 6000 रुपये किसान सम्मान निधि जाता है फार्मर्स को। आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है।
पीएम आवास योजना है और उज्ज्वला योजना के तहत आपको एलपीजी कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। अब आप आओ दिल्ली में। अब राज्य तो, स्टेट तो ये दे रहा है, सेंटर तो, अब स्टेट पे आ जाओ। हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 20,000 लीटर पानी आपको फ्री मिलेगा, सीनियर सिटीजन का मुफ्त तीर्थ यात्रा होगी, महिलाओं के लिए फ्री बस का सफ़र होगा और फ्री वाईफाई होगी। महाराष्ट्र 2100 रुपये, जो पहले 1500 रुपये था महिलाओं को पर मंथ। किसानों का कर्ज माफ, किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 रुपये। अदर देन सेंटर का 6,000। मध्य प्रदेश, वहाँ लड़की है, यहाँ लाडली बहन है। लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये हर मंथ आपको मिलेंगे। इस योजना की वजह से सरकारी खजाने पर 18,984 करोड़ रुपए का भार है। ठीक है, 18,000। फ्री स्कूटी योजना, मेधावी 12वीं पास छात्राओं के लिए आपको फ्री स्कूटी मिलेगी। हर महीने 100 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलेगी। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के दायरे में आने वाले किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। झारखंड आ जाओ, सरकार सबकी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी एक की बात कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना, लाड़की मैया सम्मान योजना, इसमें आपको मिलेंगे 2,500 पर मंथ, 200 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलेगी। हिमाचल चलो, सरकार कांग्रेस की है, महिलाओं को 1,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 125 यूनिट आपको बिजली मुफ्त मिलेगी और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रखा है जो अभी तक हुई नहीं है क्योंकि इनके पास फंड्स नहीं है। पंजाब 300 यूनिट बिजली मुफ्त, आम आदमी की सरकार है। राजस्थान किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का वादा किया है। 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी, राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ मेहतारी वंदन स्कीम के तहत शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूरी योजना के तहत किसानों को साल भर में 10,000 रुपये मिलेंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। कर्नाटक आओ, शक्ति गारंटी योजना, सरकारी स्वामित्व वाली गैर लग्जरी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करेंगी। गृहलक्ष्मी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,000 मिलेंगे। तमिलनाडु आ जाओ, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, परिवार की महिला मुखिया को हर माह 1,000 रुपये नकद मिलेंगे। ये रेवड़ी हैं, ये सारी रेवड़ी हैं, इसमें कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं है। अब जो असली कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आप कह रहे हो कि भाई आपको हेल्थ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ठीक है ना, मतलब जो आपको असली चीजें मिलनी चाहिए आप उनसे वंचित हैं क्योंकि आपको रेवड़ियों के बदले में वोट चाहिए। अब आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने अब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे हैं। चुनाव से पहले की याद आई आपको महिलाओं की? 5 साल क्या किया आपने? तो अब इसको मैं कल्याणकारी योजना कहूं या रेवड़ी को, बताओ मुझे आप। और रेवड़ी भी क्यों, इसको ये भी तो कहा जा सकता है कि आपने कुछ दे दिया और उससे आपने वोट खरीद लिए। हाँ, एक एजेंडा तो ये भी होगा। 5 लाख युवाओं को आपने 1,000 पर मंथ दे दिया, ठीक है। चुनाव नजदीक आएगा तो आप 2 किश्तें भेज देंगे। तो आप तो डायरेक्टली कह रहे हो ना कि भाई अब ये पकड़ो पैसे और दो हमें। यानी जो चुनाव आयोग जिन गैर कानूनी पैसों को पकड़ता था, इलीगल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो उसको आधिकारिक रूप से भेज रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट कर दो, यही तो, और क्या है इसके अलावा? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ियां निगल गई हैं, डकारे भी नहीं मार रही, क्योंकि कल्याणकारी होती है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरे तो एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से हर साल उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में उछाल नहीं आता। अगर युवाओं की स्थिति आप सुधारना चाहते तो बेरोजगारी हर साल रिकॉर्ड नहीं बना रहा होता। मुझे एक बात अच्छी लगी पीके की, मुझे उनकी कम बातें अच्छी लगती हैं। प्रशांत किशोर की, वो अपने भाषण में कहते हैं कि हम आएंगे ना, मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा, ना बिजली, ना शिक्षा, ना राशन, कुछ मुफ्त नहीं है, लेकिन आपके जो बच्चे प्लान करके गए हैं उनको बिहार में 15,000 की नौकरी दे देंगे। कम से कम विजन तो क्लियर है। राइट, कुछ तो स्पष्टता है। राजनीति में या छात्र जीवन में अगर स्पष्टता ना होना तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। छात्र जीवन में मैंने इसलिए कहा है कि जिन छात्रों को ये नहीं पता होता उनको करना क्या है, बनना क्या है, वो बेरोजगारी रह जाते हैं। बीए पास कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, जो मिला सब, बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद ये नहीं पता कि टारगेट क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मछली की आंख नहीं दिख रही उन्हें पूरी मछली दिख रही होती है। इसीलिए
जो संख्या है बेरोजगारों की वो ज़्यादा है। हम्म, अब आप BA पास कर लिया, आपने क्या करोगे? आप जोमेटो पे सामान पहुँचा रहे हो, स्विगी पे, जोमेटो पे खाना भेज रहे हो। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, बिल्कुल है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो ऑटो लेते हैं रेंट पे, वो चलाते हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्योंकि मछली की आंख पे निशाना नहीं लगाया जब लगाना चाहिए था, इसलिए आज घूम रहे हैं। दूसरी एक बात ये भी है कि मछली की आंख बहुत सिकुड़ गई है, अपॉर्चुनिटीज या मौके भी इतने नहीं नहीं हैं। नीरज जी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसी बात। अच्छा, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, आपको पता ना को करना क्या है। आप तय कर लो कि मुझे ये चीज़ करनी है और आप वही करो। मैंने फर्स्ट ईयर में तय कर लिया था मैं जर्नलिज्म करूँगा, फर्स्ट ईयर में। बहुत कम लोगों को ये प्रिविलेज हासिल होता है सर, ये मैटर ऑफ प्रिविलेज भी है। आप क्या करना चाहते हैं ये तय कर लेना, जिसके लिए कॉलेज या स्कूल की सीढ़ियां चढ़ना ही बहुत बड़ा संघर्ष हो, तो कैसे तय करें आगे? मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते स्कूल या कॉलेज की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो जाने के बावजूद नहीं जाने के सोचते। बावजूद भी उनका विजन क्लियर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपका ना एक होना चाहिए कि ये मेरा पहला प्यार है, हाँ, मुझे पायलट बनना है, यही मेरा प्यार है बस। इसी के लिए करूँगा, लाइफ में ना सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए प्रोफेशन को लेके। आज तक मेरे माइंड में सेकंड थॉट नहीं आया। मैंने कभी कोई सरकारी नौकरी अप्लाई नहीं की, कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, कैसे भरे जाते हैं, कुछ नहीं, एक तरफ सोचा और उस तरफ बढ़ते बढ़ते चले चले गए। गए। हालांकि 18 साल के मेरे कैरियर में मैं 4 साल बेरोजगार रहा हूँ, अच्छा, अलग अलग टाइम पे। चॉइस होगा वो आपका। नहीं चॉइस नहीं था, नौकरी नहीं थी, रोजगार चाहते थे फिर भी रोजगार नहीं मिला। 4 साल बेरोजगार रहा हूँ। अब देखिए, चर्चा से थोड़ा सा विषयांतर तो हो जाएंगे, लेकिन मेरी दिलचस्पी जाग रही है, आदेश रावल बेरोजगार क्यों रहे? भाई ऐसा है, रिपोर्टर आप कमाल के हमेशा से रहे और सब लोग मानते हैं, नहीं। पढ़े जाते हैं, व्यूअरशिप आपके पास ठीक ठाक है, यही चाहिए चैनल्स वगैरह को, मीडिया को। ये सब डेवलप हुआ है पिछले 5 साल में। अच्छा, उसके पहले के समय में मैं बेरोजगार रहा। जब मैं स्टार्टिंग में आया 2007 में, तो मैं था इंडिया न्यूज़ में, मैं लगभग 6 महीने बेरोजगार रहा। फिर मैं न्यूज़ 24 गया, फिर 4 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैं फोकस चला गया, फिर वहाँ से निकला तो वहाँ 1 साल बेरोजगार रहा। ऐसे चल के मतलब लगभग 4 साल बैठ जाता है पूरा, मतलब टोटल मिला जुला के 18 साल में 4 साल। लेकिन मैं रोज़ फील्ड में आता था, रोज जैसे बेरोजगार रहे हैं, पत्रकारिता नहीं। नहीं पत्रकारिता रोज करता था। मछली की आंख तो पत्रकारिता ही थी। स्पष्टता की जब आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे पता नहीं क्यों पंजाब मैं पुलिस, पता नहीं अपनी बात क्यों ले आया बीच में, मेरे समझ नहीं आया। नहीं वो ठीक है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चलेगा इंस्टाग्राम पे ये वाला चैनल। अच्छा ठीक है, स्पष्टता की जब आप बात आदेश जी कर रहे थे, पंजाब पुलिस की याद आ गई मुझे। कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने एफआईआर किया है सीजीआई गवई के खिलाफ जो अपमानजनक टारगेटेड टिप्पणियां हुई हैं उस पर। सवाल स्पष्टता को लेकर मुझे क्यों याद आया ये, कि ये जो टिप्पणी है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा के शुरू में बातचीत की, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन सकती है। कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है, या अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकार जहाँ जहाँ भी है, उनसे थोड़ा सा आगे निकलती दिखी पंजाब पुलिस उस मामले में। ऐसे भी देखते हैं क्या? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल बहुत शार्प पॉलिटिशियन है, उनको ये पता है कि 2027 में पंजाब में चुनाव है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या कहाँ है? पंजाब में। टारगेट किया आपने। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को मैसेज दिया। उदाहरण देता हूँ आपको एक। राहुल गांधी की सैनिटरी पैड पे एक फ़ोटो छाप दी गई थी जी। बड़ा क्लेश हुआ था उसके बाद। अलका लांबा की वो पहल थी, और उसमें इन्होंने कोशिश की कि हम जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ एफआईआर करें। तो इन्होंने अपने एक राज्य सरकार के गृह मंत्री को फ़ोन किया, एफआईआर नहीं हुई। तो जब राहुल गांधी को लेके नहीं हुई, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गवई साहब को लेके हो जाएगी? अलग पार्टी है ये। मैं हमेशा कहता हूँ कि राम भरोसे बीजेपी नहीं है, राम भरोसे कांग्रेस है। कहावत के हिसाब से राम भरोसे कांग्रेस दिखती है, लेकिन एक्शंस के हिसाब से तो राम भरोसे बीजेपी रहती ही है। नहीं, वो राजनीतिक रूप से रहती है। राजनीतिक रूप से, वही मैंने कहा। लेकिन अगर सही में किसी को भगवान का आशीर्वाद चाहिए और उनको मतलब सहारा चाहिए, वो कांग्रेस है। चलिए, जब इतनी बात हो गई है, तो बिहार के चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है। घोषणा हो चुकी है 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर चाचा नेहरू के जन्मदिन वाले दिन रिजल्ट। क्या इसमें भी कोई मैसेज देख रहे हैं आप?
चाचा नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे देंगे इस बार। ये मेरा अगला सवाल था, आप जवाब दे दिए क्या? वो प्रेडिक्शन आपका ये है कि चाचा नेहरू का भाई सेलिब्रेट जिस करने वाले? हिसाब से ये चुनाव चल रहा है, हम्म, जिस हिसाब से देखो तेजस्वी यादव ने जैसा चुनाव 2020 में लड़ा था, जैसे वो दौड़ दौड़ के कैंपेन करते थे, एक वैसा मुझे फील नहीं आ रहा वैसे आक्रामकता नहीं दिख नहीं रही है, बिल्कुल नहीं है। कारण क्या दिख रहा है? ये मैंने भी महसूस किया, कारण नहीं मुझे समझ नहीं पाया पता इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा बहुत सारी है हूं। और भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। उनमें से कुछ कैमरे पे करनी ठीक नहीं है। कुछ तो होंगी जो ठीक होंगी। हाँ बता रहा हूँ, करता हूँ कोशिश, किस तरीके से बता सकता हूँ। इरशाद, मैं भी 2-4 बार हाथ घुमा के पूछने की कोशिश कर लूँ। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनमें वो जोश नहीं है जो 2020 में था, जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर से उतरते थे और मंच तक दौड़ के जाते थे और कहते थे कि पहले ही हस्ताक्षर से इतनी नौकरियां दूंगा। 10 लाख नौकरी बोला था ना जी। और आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनाने के 20 दिन के अंदर अधिनियम लेके आएंगे और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उसे हम 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी देंगे। तो ये इसका मतलब ये समझ में आया मुझे कि तेजस्वी यादव ये वाला चुनाव भी सरकारी नौकरी पर ही लड़ना चाहते हैं, युवाओं के सारे ही लड़ना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उनके सामने टारगेट ये है कि वो यादव और मुसलमान के अलावा एक जाति का सपोर्ट उनको और चाहिए। वो ईबीसी में हो सकता है, वो अदर देन यादव ओबीसी में हो सकता है, ठीक है। उसकी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कोशिश की और इसलिए राहुल गांधी ने ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया तेजस्वी के साथ में। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि ईबीसी को जो एक सिक्योरिटी चाहिए ना उसको गांव में, वो उसको कौन देगा? जो वहाँ की डोमिनेटिंग कास्ट होगी उस गांव की। ठीक बात है। वो यादव भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो भूमिहार भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है। तो उसको वो सिक्योरिटी कौन देगा? राहुल गांधी? नहीं, उसका स्टेक ही 20% है, तेजस्वी यादव। और अगर वो सिक्योरिटी दे दें तो यादव नाराज हो जाएंगे। ऊहापोह की स्थिति। तो बहुत चीज़ें फंसी हुई हैं, क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, ये जो 10,000 हर महिला के खाते में भेजे हैं, ये बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। या मैं ये कहूँ कि भाई ये जो महिलाओं के वोट खरीद लिए हैं, प्राइस ऑफ अ वोट से ज़्यादा है। मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि अगर मैं एक वोट ही डालूँ एक परिवार का तो 75 लाख वोट बैठता है। और 12-12.5 हज़ार से 12,500 से पिछला चुनाव हारे थे, डिफरेंस से, टोटल डिफरेंस से। 22,000 से आप हरियाणा चुनाव हारे हो। 75 लाख, 21 लाख वोट नए जोड़े इन लोगों ने। और काटे कितने हैं? 65 के आसपास काट दिए। 44 का आंकड़ा बन जाता है ना फिर, मतलब जो भी है। कुल मिलाकर नेट कट जो है वो 44 का है। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 100 साल से ज़्यादा उम्र। मैंने लिखी थी, मैं बताता हूँ तुम्हें आज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि अडल्ट पॉपुलेशन जो मतलब जो वहाँ पे कितनी है उसका ब्यौरा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। किस हिसाब से आपने टोटल 90% जो था ना एडल्ट पॉपुलेशन, वो तो रख लिया और बाकी छोड़ दिया, वो कहाँ गया? और जो रिमेनिंग 9.3% एडल्ट पॉपुलेशन का, ये चिदम्बरम साहब का ट्वीट है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल्स आर गिब्रिश। क्या वो अप्रोक्सीमेट 24,000 है? जवाब दे दो, नहीं दिया अब तक। हाउ मेनी हाउस नंबर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स आर ब्लैंक और ऑब्वियसली इनवैलिड, इज द नंबर 2 लाख? जवाब नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे करके मेरे हिसाब से एसआईआर में जो चिंता थी गठबंधन की, वो वहीं के वहीं रह गई है। तो शंकाएं बनी रही हैं। क्या एक बार भी चुनाव आयोग ने ये कहा कि कितने घुसपैठिए थे ऑन रिकॉर्ड? उन्हीं को दूर करने के लिए तो आप ये पूरी कवायद कर रहे थे। एक बार नहीं कहा, ना पटना में और ना दिल्ली में, कि इतने घुसपैठिए थे या इतने विदेशी लोग थे जिनको हमने काट दिया है, छाट दिया है और वापस भेज दिया है। अब वो वोट नहीं कर सकते। एक बार नहीं कहा। भाषण क्या होते हैं? ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये जो आरजेडी वाले हैं, ये जो मुकेश सहनी है या जो माले है,
ये घुसपैठियों का साथ देते हैं। अरे है कहाँ घुसपैठिए? बता तो दो भाई, पूरा काम कर लिया अपने तो। लोगों को घुसपैठिए को कह रहे हो? असल में किसी से चर्चा हो रही थी, मैंने एक बात उन सज्जन ने बड़ी अच्छी कही कि नागरिकों से नागरिकता छीन ली जा रही है, उनको प्रजा बना दिया जा रहा है। और जब आप प्रजा बना देंगे तो वो पूछेंगे भी नहीं कि हमको ये घुसपैठिया क्यों कहा, राजा ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। नहीं, मैं दूसरी बात बोलता हूँ। ये जो राशन दे रहे हैं ना, ये जो लोगों को गरीब बनाने का तरीका है ना, ये प्रजा बनाने का ही है। हाँ, ये वही है प्रजा वाला, कि आप कुछ सवाल मत पूछो जी हो, आपको राशन दे दिया है, रोटी खाओ, एंजॉय करो, थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे, 1000 2000 जैसे भी जाएंगे दे देंगे खाते में दे निधि देंगे, सम्मान किसान निधि में दे देंगे, जैसे भी देंगे, स्पेशल ट्रांसफर मार देंगे, चुपचाप बैठ जाओ। लोगों को इतना डिपेंडेंट कर दिया ना सरकार ने अपने ऊपर, उनके पास उनके पास ये सोचने का समय ही नहीं है कि भाई इस देश में हो क्या रहा है। वो इसमें व्यस्त है कि मैं शाम की रोटी कैसे खाऊंगा, मैं कल की रोटी कैसे खाऊंगा। एक कहते हैं ना लोग कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। ठीक बात। तो भूखे पेट भजन कैसे होंगे? इसलिए कई महिलाओं के खाते में 10,000, कहीं लड़की बहन, कहीं लाडली बहन, चल रही हैं योजनाएं। चुनावों से पहले किसान निधि की किस्तें पहुंच जाती हैं। तेजस्वी की जो एनर्जी है उसके ऊपर बात हो रही थी, और आखिरी सवाल मैं वहीं से लेता हूं कि एनर्जी में जो कमी दिख रही है पिछले चुनावों के मुकाबले, क्या उसका एक कारण गठबंधन की भी कुछ उलझनें हो सकती हैं क्या? नहीं, कुछ भी उलझन नहीं है गठबंधन की। मुकेश सहनी का बयान, डिप्टी सीएम का पद वद, अभी तक तो गठबंधन ने इस बात की घोषणा नहीं की कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। सहनी साहब तो मांग रहे हैं, सहनी साहब मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, और वो कह रहे हैं कि घोषणा कर दो। जबकि सहनी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, नंबर में अगर थोड़ी बहुत कमी रही इधर एनडीए में तो इधर कूद जाएंगे वो तो। सहनी साहब का क्लियर है। हाँ, क्लियर है। पता है सहनी साहब क्या आइटम है, जानते हो? आइटम, हाँ, बताइए साहब। वो मूवी बॉम्बे काम करते थे। हाँ जी। जो सेट बनते हैं ना मूवीज के, लॉजिस्टिक्स में बेसिकली बड़े बड़े सेट, मतलब वो बनाते हैं, उसमें काम करते थे। उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो तब वो बिहार आए थे। मुझे किसी ने कहानी सुनाई अभी ताज़ा। तो वो बिहार आए, तो फिर उन्होंने अपने गांव में थे वो, तो उन्होंने वहाँ कुछ पैसे वैसे खर्च कर दिए, 20-30 लाख रुपए। तो लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। सहनी साहब का जो पूरा स्टाफ है ना, पूरा स्टाफ तमिलनाडु का है। अच्छा, एक भी आदमी बिहारी नहीं है। बोला ना ये यहाँ की भाषा समझेंगे, ना जा 3-5 करेंगे, ठीक है इसको रहने दो। समझदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। उसका विजन बहुत क्लियर है कि उसको क्या चाहिए। पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। मौसम वैज्ञानिक बनने के गुण हैं क्या उनमें? नहीं, वो नहीं लगता मुझे, उतने नहीं है। वो पता, वो बड़े प्रभावित हुए थे राहुल गांधी से यात्रा के दौरान। वो कह रहे थे कि यार मैंने उधर भी मैं देखा है, जब मोदी जी आते हैं तो 4-5 कैमरे वाले घेर लेते हैं, फिर वो फोटो खींच लेते हैं दाएं से बाएं से, जहाँ से खींचना होता है, और उसको रिलीज़ कर देते हैं बाद में। बोला मैं इनके साथ घूम रहा हूँ 15 दिन से, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कभी चॉकलेट देता है, कभी टॉफ़ी देता है, अच्छे से बात करता है, हमारे साथ बैठा रहता है, जो चाहो पूछ लो, अपनी भी कह देता है, साधारण सा आदमी है। तो वो बड़े प्रभावित थे उस बात से। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जो आपने कहा ना कि गठबंधन की पेचीदियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई उलझन नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो। मामला बस चिंताओं का हो सकता है, एनर्जी में कमी। मुझे लगता है अब ये चुनाव जो है वो शिफ्ट हो रहा है मुद्दे के हिसाब से। अभी बेरोजगारी पे आएगा, रोजगार पे आ ही चुका है आज, और जो हम रोजगार से बेरोजगारी आएगा, पलायन आएगा, जो चीज़ें रोजगार से जुड़ी हुई है ना, उन सब के आसपास घूमता रहेगा। और जो हमने चर्चा के शुरू में बात की कि दलित जज जूता फेंका गया, ये भी एक मसला बन सकता है, पूरा बन सकता है। देखो भाई, जो देश का दलित वोटर है ना, वो बिल्कुल एकजुट है। ऐसा नहीं है कि बिहार का दलित नहीं, उसको नज़र नहीं आ रहा, कुछ सब नज़र आता है। नज़र दिलवाने के लिए थोड़ी सी कोशिश जो है, कोशिश इनको करनी पड़ेगी। तो जहाँ से हमने शुरू किया था, मुझे लगता है चर्चा को वहीं पर ख़त्म करते हैं कि राजनीति बड़ा अप्रत्याशित खेल है, जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो वो एक झटके में हो सकता है, और जिसकी उम्मीद पाले आप बैठे हों वो एक झटके में उम्मीदें ख़त्म हो सकती हैं, टूट सकती हैं। 2024 में शायद बीजेपी के लिए वो उम्मीदें टूटी, और उम्मीदें टूटी होंगी विपक्ष के लिए भी, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब की उम्मीदें पाली होंगी। उम्मीदें बिहार विधानसभा चुनावों से भी बहुत सारे लोगों ने पाली होंगी, लेकिन हरियाणा में एक दलित IPS
सुसाइड करता है, सुसाइड नोट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का हवाला देता है। एक सीजेआई जो कि दलित हैं, दलित कम्युनिटी से हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है और जूता फेंके जाने का जो कारण है वो बुद्धिस्ट वाक्य हो सकता है, जो बुद्धिस्ट वाक्य शायद क्या अंबेडकर साहब ने भी बोला था। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान सीजेआई BR गवई वो स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या दलितों के अपमान का मसला फिर से संविधान को खतरा है वाले मसले की तरह रूल करने लगता है फ़ज़ाओं में और चर्चाओं के केंद्र में बनता है, आता है? ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल एज आदेश रावल जी बिहार में दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन उन्होंने कहा है फिलहाल है कि चुनाव शिफ्ट भी हो रहा है। नहीं, चुनाव कब शिफ्ट हो जाए कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, अप्रत्याशित खेल है। अप्रत्याशित खेल है। तो अप्रत्याशित खेल में आपकी आशाएं क्या हैं, आपकी उम्मीदें क्या हैं और आपका प्रोडिक्शन क्या है, ये हमको ज़रूर बताइए। हम लोग तो अपना प्रोडिक्शन न्यूज़ बेस्ड, फैक्ट बेस्ड वो आपके सामने लाते ही रहेंगे। शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आदेश जी को हम धन्यवाद कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट के सारे धन्यवाद करें इस चर्चा के लिए, और ज़रूर बताएं अगर कुछ खास जानना चाहते हो आप शो करिए। आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया।